मेरे यूट्यूब चैनल संख्या मैट्रिक्स में। और आज मैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का बेसिक बताऊंगी। जो भी बेसिक्स हो लगभग 6 क्लास से पढ़ना रहता है। तो पहला है रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्याएं। वैसी सारी संख्याएं जो जिसे नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं यानी दर्शा सकते हैं, उस सारी संख्या को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। उसमें चाहे वो प्राकृत संख्या हो, चाहे होल नंबर हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं, अप्रोक्स सारी संख्याएं आती हैं। यानी कि सारी संख्या को नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है, इसलिए वो सारी संख्या को रियल नंबर कहा जाता है। ऐसे मैं एक डायग्राम बना दी हूँ। तो जैसे रियल नंबर को 2 पार्ट में भी डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें एक पूर्णांक यानी पूर्ण अंक हो और जिसमें अपूर्णांक जो बट्टा में आता हो, पूर्ण अंक ना हो। पूर्णांक संख्या को भी 2 भाग में बांटा जा सकता है, 3 भाग में बांटा जा सकता है एक तरह से, धनात्मक, ऋणात्मक, एक जीरो। अब मैं सारे संख्या का डिस्क्राइब में परिभाषा के साथ एग्जाम्पल दूंगी। परिभाषा तो मैं नहीं लिखी हूँ, बल्कि सिर्फ एग्जाम्पल लिखी हूँ। मैं बोलूंगी, मैं धीरे धीरे बोलूंगी, अगर जिसे लिखना हो लिख सकते हैं। पहला है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। गिनती की जो भी हम लोग अपने जीवन में कुछ भी चीज़ों को गिनते हैं, उस सारी जितनी भी नंबर का यूज करते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में, वो सारी संख्या यानी गिनती की सारी संख्याएं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर कहा जाता है। वो शुरू होता है 1 से लेकर अरबों खरबों जितने तक ले आप गिन सकते हैं, और सारी संख्याएं होती है प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या में अगर एक शून्य को मिला दिया जाए तो हो जाती है पूर्ण संख्या। यानी कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? 1। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गई 0। यानी कि प्राकृत संख्या में सिर्फ 0 को शामिल करते ही पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ यही अंतर होता है कि 0 को अगर शामिल कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाती है, और ऐसे सारी संख्या प्राकृत संख्या ही रहती है। तीसरा है पूर्णांक संख्या यानी इंटीगर। इंटीगर 2 प्रकार के, पॉजिटिव, निगेटिव। नंबर लाइन पर 0 से शुरू करके आगे बढ़ते हैं तो सारी संख्या दाईं तरफ पॉजिटिव होती है, बाईं तरफ निगेटिव संख्या को डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। तो 0 बीच में है पूर्णांक में। अब बाकी जितनी भी पॉजिटिव की तरफ जाए, मतलब 0 के बाद 1, 2, 3, वो सारी हो गया पॉजिटिव इंटीगर। और जितनी भी -1, -2, -3 इस ढंग से पीछे जाए वो सारी संख्या हो गया निगेटिव इंटीगर। अब आगे है सम संख्या यानी इवन नंबर। यानी 2 से जो भी संख्या विभाजित हो जाती है, यानी कि 2 से भाग देने पर संख्या में शून्य शेषफल बचते हैं, वो सारे संख्या सम संख्या कहलाती है। यानी 2 से विभाजित होने तो सबसे छोटा 2 से विभाजित होना 2, 4, 6, 8, 10, 12, जितने भी आप दो से सारे जो भी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। अब है विषम संख्या यानी ऑड नंबर। यानी जिस भी संख्या में अगर मैं 2 से भागा देती हूँ और तो शेषफल 1 बचते हैं तो उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं, यानी ऑड नंबर कहते हैं। तो एक सबसे पहला प्राकृतिक संख्या 1। तो 1 में भी अगर हम 2 से भागा देते हैं तो शेषफल 1 ही बचता है। तो इसीलिए विषम संख्या एक सबसे छोटी विषम संख्या 1 कहा जाएगा। यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि सबसे छोटी विषम संख्या 3 है, लेकिन नहीं, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है और सबसे छोटी सम संख्या 2 है। इसे ध्यान रखें।
यानी सम संख्या जो 2 से पूरी तरीके से कट जाती है, यानी कि 2 का पहाड़ा में जो भी शुरुआत में आता है ना, 2 से सारी संख्या जिसमें भी भाग देते हैं तो या तो शून्य शेषफल बचेगा या 1 बचेगा। तो जो 2 से शून्य शेषफल बचते हैं वो सम संख्या है, और जिसमें 1 शेषफल बचते हैं वो विषम संख्या है। यानी सारी प्राकृत संख्या सम और विषम में डिवाइड हो। उसके बाद आता है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वो होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, ओनली 2 गुणनखंड। यानी कि 2 से ज्यादा जिसके गुणनखंड नहीं हो। 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं का मतलब जो एक और खुद के अलावा कभी किसी और संख्या से ना कटे, यानी किसी और संख्या से भाग नहीं दिया जा सके, तो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी उसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड का मतलब जिसमें गुणा करने पर आता है, अगर निकालते हैं तो जैसे सबसे छोट अगर मान लीजिए प्राकृत संख्या ले, अभाज्य संख्या के बारे में मैं बता रही हूँ। अगर सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? 1। लेकिन अगर 1 को देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटता है। अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि अभाज्य संख्या वही हो सकती है जिसकी मिनिमम यानी कम से कम 2 गुणनखंड हो, तभी अभाज्य संख्या हो सकता है। तो 2 गुणनखंड वाले पहला संख्या होता है 2, जिसका एक गुणनखंड है और एक 2 गुणनखंड है। यानी कि 1 से भी कटता है 2 और 2 से भी कटता है। यानी जिसके लेकिन 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होने चाहिए। यानी कोई भी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ जिसके 2 गुणनखंड हो वही अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गए, 9 नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक 4 को एग्जाम्पल लेते हैं। तो 4 को अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो 4 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो इसीलिए 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके 3 गुणनखंड हो गए। इसी ढंग से अगर 6 को देखा जाए तो 1 से कटा, 2 से कटता है, 3 से कट होता है, 4 से होता है, नहीं सॉरी 4 से नहीं होती है, 1 से होता है, 2 से होते हैं, 3 से होते हैं और एक 6। यानी कि इसके 4 गुणनखंड है, 4 के 3 गुणनखंड है और 6 के। इसी ढंग से यहाँ पे तो अभाज्य संख्या वही हो सकते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो। जैसे 2, 3, 5 हुआ, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, फिर 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, 23 हो सकता है। इसी से आगे जो भी आप संख्या निकाले जिससे मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, मतलब एक 1 और एक खुद से के अलावा कभी किसी से नहीं कटता हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा है भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या के जस्ट अपोजिट होता है भाज्य संख्या, यानी कि जो भी संख्या का मिनिमम 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। पहला सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4, जिसके 4 के अगर गुणनखंड देखा जाए तो पहला गुणनखंड है 1, 2 और 4, यानी कि मिनिमम इसके 3 गुणनखंड है। तो यानी कि मिनिमम 2 से ज्यादा गुणनखंड यानी 3 गुणनखंड मिनिमम होने चाहिए, वही संख्या भाज्य संख्या कहलाएगा, यानी कंपोजिट नंबर कहलाएगा। इसीलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 4 हो गए, 6 हो गए, 8, 9, 10, 12, 14, 15, इस ढंग से आप निकाल सकते हैं। यानी कि भाज्य संख्या होने के लिए मिनिमम 3 गुणनखंड होना चाहिए, यानी मिनिमम एक और खुद के अलावा मिनिमम एक और ऐसी संख्या होना है जिससे उसमें भाग लग सकता है, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब आइए एक सह अभाज्य संख्या होता है यानी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर एक युग्म होता है यानी जोड़ा होता है। वैसे कोई भी दो संख्या जिसका HCF निकालते हैं तो 1 आता है,
यानी जिसमें कोई संख्या कॉमन नहीं हो, यानी कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो। गुणनखंड आएगा, मैं बताऊंगी गुणनखंड को भी, लेकिन ऐसे गुणनखंड निकालने का एक विधि ऐसे किया जाता है। अगर गुणनखंड किसी को निकालना हो तो जैसे 4 का गुणनखंड देखना है तो 4 को 1 गुने 4 लिख सकते हैं, 2 गुने 2 लिख सकते हैं, तो यानी कि 1, 2 और 4 इसके गुणनखंड हुए। कैसे भी निकाल सकते हैं 4 का। गुणनखंड ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो पहला तो काम थे सहभाज्य को प्राइम नंबर, यानी वैसी कोई भी दो संख्याएं जिसका HCF आपस में, सबसे अच्छा है HCF निकाल लीजिए दोनों के बीच में। अगर HCF 1 आता हो, सिर्फ एक, ओनली एक, तो उसे सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहा जाता है। जैसे 3 और 5 के बीच HCF 2, 2 और 3 के अगर HCF निकालते हैं तो 2, यानी दो अभाज्य संख्याओं का युग्म को सहअभाज्य कहा जाता है। क्योंकि अभाज्य संख्या है तो उसका गुणनखंड एक और खुद के अलावा कोई है ही नहीं। आगे आते हैं परिमेय संख्या। 9th क्लास में सबसे शुरुआत होती है परिमेय संख्या से। परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर तो परिमेय और अपरिमेय दोनों का युग्म को, यानी दोनों का अगर जोड़ पूरा लिख दिया जाए तो रियल नंबर हो जाता है। मेन टॉपिक है परिमेय संख्या। वैसी कोई भी संख्या जिसको P/Q यानी कि अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन जो हर हो वो 0 ना हो, तो ऐसी कोई भी संख्या हो उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। चाहे यहाँ पे 2 भी परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि अगर सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो 2 के भी नीचे में तो 1 लिख ही सकते हैं, 2/1, यानी 2 भी परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है। यानी अगर सिर्फ लिखा हुआ है नंबर भी, कोई भी प्राकृत संख्या, तो उसके भी नीचे में हर के रूप में तो 1 होता ही है। इसीलिए सारे प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। सारी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। सारी अभाज्य संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। सारी सम संख्या हो या विषम संख्या हो या भाज्य संख्या हो या भाज्य संख्या हो, सारी की सारी संख्या परिमेय संख्या होती है। ऐसे यहाँ पे रूट में भी परिमेय संख्या वही नहीं होगा जिसको अगर हम रूट का अगर निकालते हैं तो डेसिमल में रिपीटिंग तौर पर जिसका अगर आ जाता है, बाय द वे अगर दशमलव में निकालते हैं तो परिमेय संख्या माना जाएगा। लेकिन जिसका नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब दशमलव बताने के लिए भी मैं सिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग जो भी संख्या का रूट का वैल्यू है या बट्टा का वैल्यू है, बट्टा का तो जनरली नहीं होगा, सॉरी, रूट का वैल्यू है, वो सारी की सारी संख्या अपरिमेय संख्या होगी। और जिसका भी अंश और P/Q के रूप में जिस भी संख्या को लिखा जा सकता है, सिर्फ Q 0 नहीं होना चाहिए, बट यानी हर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो सारी संख्या परिमेय संख्या होगी। और जिस भी संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ, √6 हुआ, इस सब को कितनी भी अगर आप मान वैल्यू निकालना चाहते हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा या नॉन रिपीटिंग ही आएगा। ओके, जैसे एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में पाई को लेकर चलती है बहस कि पाई क्या है। तो अगर हम 22/7 लिख देते हैं, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, तो अगर हम 22/7 लिखते हैं तो परिमेय संख्या होगी।
क्योंकि 22/7 लिख देने पर p/q के रूप में लिखा जाता है। लेकिन वही अगर हम पाई का वैल्यू देखें तो ये दशमलव में नन रिपीटिंग आएगा। तो इसीलिए पाई जो अगर कहीं खाली पाई लिखा हुआ है तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 लिखा हुआ है तो परिमेय संख्या है। थैंक यू। आगे जो भी होगा इसके बारे में डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।